डिमेंशिया के बहुत सारे कारण होते हैं। जो अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया होता है वो किसी किसी में जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जिसमें अगर हम 40 साल तक भूलने का डिमेंशिया मिलता है, जिसमें कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे APP जीन, PS1, PS2, ये जीन्स जिसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड होते हैं कुछ जीन्स जो रिस्क फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं डिमेंशिया के साथ, लाइक कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो ये एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड फ्लैग्स हमें आइडेंटिफाई करने, खाली मेमोरी नहीं है, मेमोरी के साथ जजमेंट, बिहेवियर, लैंग्वेज, सोशल स्किल्स, मोटर स्किल्स, सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्पेयर होने लगे, कॉम्बिनेशन बनने लगे, तो आपको स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी है। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ब्रेन टॉक्स एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टुडे दैट वी हैव डॉक्टर लवलीना सिंह, डायरेक्टर neurology at Moolchand Hospital in South Delhi. So she is with us today. Welcome, Dr. Lavleena. Thank you. And the topic for today's talk is dementia. So we're gonna talk about memory, yadasht, or lack of it. So Dr. Lavleena, tell me why dementia is so close to you, why it is so important to you. See, dementia is a very common problem nowadays what we are facing. And most commonly it is basically neglected in our society. जो अभी लोग ये सोचते हैं कि it does not need medical intervention, जो केयर गिवर्स होते हैं वो सोचते हैं this is a normal process of aging, और पेशेंट भी ये सोचता है कि this is what is he is have to live with। इसलिए डिमेंशिया की अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, और पेशेंट who are suffering they really require care and definitely medical intervention। क्योंकि डिमेंशिया जब ये शुरू होता है, जब इसके सिम्टम्स आते हैं, ये तब से नहीं 15 to 20 ईयर्स प्रायर, जिसको हम कहते हैं मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, वो तब से स्टार्ट हो जाता है। अगर ये उस टाइम पे ध्यान दिया जाए तो हाँ, उसका कॉग्निशन का जो ये डिटोरिएशन है वो काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो एक बड़ा कॉमन सबके लिए रहता है, जैसे कि मैं किसी से मिला, मैं उसका नाम भूल गया, अगली बार मैंने कहीं चाबी रख दी, फ़ोन रख दिया, मुझे याद नहीं रहा। तो क्या ये डिमेंशिया है या इसके आगे आता है तो हम उसको डिमेंशिया में कैटेगराइज करते हैं? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू आस्क। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ये पूछते हैं कि मैं भूल रहा हूँ, क्या ये मैं डिमेंशिया की तरफ जा रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिमेंशिया के सिम्टम्स जब तक आते हैं उसके पहले ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन जैसे अगर कोई कुछ चीज़ें भूल जाता है, जैसे कहीं चाबी रख दिया, कुछ चीज़ें भूलना, दिस इज़ नॉट डिमेंशिया। डिमेंशिया बेसिकली एक सिंड्रोम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेमोरी, फिर होता है लैंग्वेज, फिर जजमेंट, पेशेंट का पर्सनैलिटी चेंज होना, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम उसको नॉर्मल एजिंग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब पेशेंट की एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग पे हैम्पर होने लग जाए, वो अपना खुद इंडिपेंडेंस खो दे, तब हम उसे डिमेंशिया कह सकते हैं। तो अर्ली साइंस क्या आएंगे डिमेंशिया के? तब कब किसी को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, कब वो ये सोचे कि हाँ ये अब नॉर्मल से ज़्यादा है? देखिए, नॉर्मल एजिंग अराउंड 60 to 70 ईयर्स के बाद जब नॉर्मल एजिंग होने लगती है, पेशेंट थोड़े थोड़े चीज़ें भूलने लगते हैं। व्हेन दिस बिकम्स अ रूटीन रेपिटेटिव बिहेवियर, और उसके साथ और भी चीज़ें जैसे जजमेंट, पेशेंट को पुअर जजमेंट होने लगता है, पेशेंट के बिहेवियर चेंजेस होने लगते हैं, पर्सनालिटी चेंज होने लगता है। जब एक पेशेंट बहुत हेल एंड हेल्दी था, बहुत खुश रहता था, किसी का मूड बहुत एलिवेटेड रहता था, सडनली उसके मूड में कोई चेंजेस होने लग जाते हैं। और बहुत सारे बिहेवियर इशूज, एक एपैथी, अलोन, जो अकेले बैठते थे वो एकदम एजिटेट, अग्रेशन हो जाता है। सो दीज आर फ्यू चेंजेस। उसके साथ उनकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाते, अपने रोज़मर्रा के काम वो नहीं कर पाते, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाते। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत स्लोली बढ़ते हैं। एक या 2 दिन में नहीं होता है, ये ओवर ईयर्स होता है। और अगर ये बराबर बढ़ते रहते हैं तो इस तरह के पेशेंट को डेफिनेटली दीज आर सर्टेन रेड फ्लैग्स वेयर पेशेंट शुड सीक मेडिकल अटेंशन। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड फ्लैग्स हमें आइडेंटिफाई करने, खाली मेमोरी नहीं है, मेमोरी के साथ जजमेंट, बिहेवियर, लैंग्वेज, सोशल स्किल्स, मोटर स्किल्स, सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्पेयर होने लगे, कॉम्बिनेशन बनने लगे, तो आपको स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी है। तो कारण क्या है, क्यों हो जाता है डिमेंशिया? देखिए,
डिमेंशिया के बहुत सारे कारण होते हैं। जो अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया होता है वो किसी किसी में जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जिसमें अगर हम 40 साल तक भूलने का डिमेंशिया मिलता है, जिसमें कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे APP जीन, PS1, PS2, ये जीन्स जिसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड होते हैं कुछ जीन्स जो रिस्क फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं डिमेंशिया के साथ, लाइक कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो ये एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। लेस ऑफ मेंटल एक्टिविटी, सो ऑल दोज थिंग्स, लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल, एक्सेस ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, सो ये सारे फैक्टर्स के साथ, और आपको जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है कुछ चीज़ों में, तो डेफिनेटली इसके साथ डिमेंशिया एक रिस्क फैक्टर की तरफ आता है। सर्टन डिसीजेस लाइक थायराइड डिसीज ऑल्सो सपोज टू कॉज इन सर्टन पेशेंट, ये ट्रीटेबल कॉजेज ऑफ डिमेंशिया में आते हैं, जैसे थायराइड हो गया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई, B6 की डेफिशिएंसी हो गई, सो दीज आर बिकम्स अ ट्रीटेबल, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे व्यूअर्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जेनेटिक और हेरिडिटरी अलग अलग है। जेनेटिक मीन्स आपकी जीन्स में कुछ डिफेक्ट्स है जिसके कारण से वो मैनिफेस्ट कर रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चों में भी वो आए। हेरिडिटरी होता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स को है तो हमारे को भी आ जाएगा। तो डिमेंशिया में आप हेरिडिटरी पैटर्न इतना देखते हैं या जेनेटिक देखते हैं? हेरिडिटरी पैटर्न वी यूजली डोंट सी इन डिमेंशिया। हेरिडिटरी पैटर्न हम डिमेंशिया में नहीं देखते हैं, और ये जो हैंडफुल ऑफ केसेस में ही पाया जाता है जिसमें हम जेनेटिक वेरिएंट मिलता है, जिसमें जीन्स बहुत डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें पर्टिकुलर जीन्स होते हैं। उसमें दो तरह के जीन्स होते हैं, एक तो पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस करता है और एक रिस्क फैक्टर की तरह इन्फ्लुएंस करता है, और कोमॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के साथ। तो हेरिडिटरी पैटर्न नहीं मिलता है यूजुअली डिमेंशिया में, जेनेटिक पैटर्न मिलता है, वो भी बहुत हैंडफुल, मतलब बहुत रेयर केसेस में। ये भी थोड़ा हम ये भी देखते हैं, जैसे जो एल्डरली होते हैं, जब वो सुनना उनका कम हो जाता है, दिखना कम हो जाता है, आई थिंक सोसाइटी से थोड़ा कनेक्ट कम होने लगता है, तो वो डिमेंशिया जल्दी प्रेसिपिटेट होने लगता है उनमें। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड। ये बहुत कॉमन चीज़ है जब पेशेंट को बेसिकली हियरिंग इम्पेयरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है डिमेंशिया का। क्या होता है जब पेशेंट हैज़ हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो उनका सोशल सर्कल कम हो जाता है, वो सुनना कम कर देते हैं, सोशल आइसोलेशन हो जाता है, पेशेंट उतना कॉग्निटिवली स्टिमुलेट नहीं हो पाते हैं। दूसरी चीज़ है, जब पेशेंट की हियरिंग अफेक्टेड होती है तो उनका ब्रेन स्टिमुलेशन भी कम हो जाता है, और ब्रेन में एक होता है कॉग्निटिव रिजर्व के कारण जो ब्रेन है वो अब हियरिंग में ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता है हियरिंग के लिए, रादर देन गिविंग इट फॉर कॉग्निशन। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसमें देखा गया है कि जिनकी हियरिंग कम है उनमें डिमेंशिया ज़्यादा पाया जाता है। तो बेसिकली अगर समराइज करें तो लैक ऑफ ब्रेन स्टिमुलेशन, या एक तरह से ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो ब्रेन कमज़ोर पड़ रहा है। तो विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डू वी प्रिवेंट इट, हाउ डू वी डू ब्रेन एक्सरसाइजेस? क्या उसका हेल्प है, फिजिकल एक्सरसाइज का रोल है, कैसा क्या कर सकते हैं? जीन्स तो नहीं चेंज कर सकते, तो क्या करें कि ना हो? देखिए, डिमेंशिया बेसिकली ये सब चीज़ों से जो होता है, ये बहुत एक कॉग्निटिव रिजर्व की मैंने बात की। कॉग्निटिव रिजर्व होता है ब्रेन का रेजिलियंस टू फाइट एंड प्रिवेंट द डिसीज़ और इंजुरी टू द ब्रेन एंड परफॉर्म बेटर। ये बहुत बचपन से ही होता है, हमारा एजुकेशन लेवल, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा फिजिकल एक्टिविटी, हमारी मेंटल एक्टिविटी। सो वी शुड इंक्रीज अवर फिजिकल एक्टिविटी, वी शुड इंक्रीज अवर मेंटल एक्टिविटी, we should have balanced diet which is rich in fruits, vegetables. We should have a very good social circle where we should try to communicate, like in cases where we do treatment like cognitive therapy देते हैं, cognitive rehabilitation देते हैं. So we should also have take a check on our cardiovascular health, because देखिए डिमेंशिया सिर्फ एक तरह के नहीं होते, बहुत तरह के डिमेंशिया होते हैं, जिसमें वैस्कुलर डिमेंशिया एक होता है, जिसमें अगर हम अपने कार्डियक हेल्थ पे या कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे ध्यान दें, जिसमें एक हाई कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन आता है, तो स्ट्रोक प्रिवेंशन विच कैन लीड टू मल्टी इन्फार्क्ट स्टेट एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फिजिकल एक्टिविटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का कंट्रोल डिमेंशिया से भी बचा रहा है, हार्ट अटैक से भी बचा रहा है, स्ट्रोक से भी बचा रहा है। तो
अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, अपने रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, तो आप बहुत सारी डिजीजेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। एक इंटरनेट पे या पेशेंट्स जो हमसे बात करते हैं, आजकल बड़ा प्रपोज किया जाता है कि सुडोकू पजल करिए तो उससे आपका डिमेंशिया का रिस्क कम हो जाएगा, या सम पीपल डू लैंग्वेज लर्निंग, मोर देन सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, आप कुछ नई हॉबी करिए, कुकिंग करिए। सो क्या इनका आप अपनी प्रैक्टिस में देखती हैं कि ये स्लो डाउन करता है या मिथ है ये? No, this is not a myth. When we are treating the cases of dementia, हम इसको बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, जिसमें बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाता है। सेकंड होता है कॉग्निटिव थेरेपी, जिसमें बेसिकली टास्क दिया जाता है, लाइक हाउ यू से सुडोकू, मेज पजल सॉल्व करना। और लास्ट होता है रिहैबिलिटेशन, जो पेशेंट डेली एक्टिविटी सीवियर फॉर्म ऑफ डिमेंशिया में किया जाता है, जिसमें बेसिकली जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, लाइक कुकिंग, मेकिंग अ कॉफ़ी, हाँ, ऑल दोज थिंग्स। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। डेफिनेटली ये ब्रेन को स्टिमुलेट करता है एंड डेफिनेटली ये हेल्प करता है टू लर्न। इसी को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। बट ये तो होने के बाद आप कर रहे हैं। अगर somebody who is at the age of 30-40, if he starts to do it now, will it reduce the risk of dementia? Any person who is mentally active, this is only called as cognitive reserve, मतलब ब्रेन की resilience to fight from any disease और external stimulus, maybe at a disease या कोई भी बाहर की बीमारी या कोई भी बाहर की इंसल्ट, उसको फाइट वो अच्छा करता है अगर वो मेंटली एक्टिव है। अगर आपके पास एक जॉब है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मेंटली डिफ़िकल्ट है, या आपका एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो डेफिनेटली वी हैव सीन कि उनका कॉग्निशन ज़्यादा अच्छा होता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ डिसीज। So this is a very important point. So if you are mentally active throughout your life, these chances decreases over a period of time. So last section, so जो हम बात करेंगे, हो रहा है, सब कुछ है, is there medicine available, is there therapy available, या जो आपने बताया, जो हम फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, वही है हमारे पास अभी? नो, देयर आर मेडिसिन्स विच आर अवेलेबल। बेसिकली ये मेडिसिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, जैसे एजिटेशन, अग्रेशन एंड कॉग्निशन के लिए ऑफ कोर्स। सो उसमें मेडिसिन्स हैं, जैसे हम कोलेस्ट्रिन इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं, लाइक डोनापेजल एंड रिवास्ट्रिगमेन, फिर NMDA ड्रगोनिस्ट हैं, वो हम यूज़ करते हैं, बेमेंटिन फॉर सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर डिमेंशिया। और अभी देर आर न्यूअर ड्रग्स विच आर एमलॉइड एंटीबॉडीज विच आर इन पाइपलाइन। इट इज़ approved recently in India also. US में तो they have been using it for a long time, like donanemab, which have been come, which decreases the plaque load. So ये medicines हैं which we usually use, and definitely behavior and psychological symptoms को कम करने के लिए SSRIs and other antipsychotic drugs हैं। तो एक जो ये मिथ है कि भाई ये तो एजिंग के कारण है, होके रहेगा, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो गलत है। जी हाँ, वो एकदम गलत है। तो टाइमली स्पेशलिस्ट का कंसल्ट, उसकी एडवाइस, ट्रीटमेंट, उसको फॉलो करेंगे तो वी कैन एटलीस्ट रिड्यूस द रिस्क एंड हैव अ बेटर आउटकम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पहले ही पिकअप कर लिया जाए तो हमें पता चल जाएगा किस तरह का डिमेंशिया है, और इसका आउटकम भी काफ़ी अलग होता है। एवरी डिमेंशिया इज़ नॉट सेम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरी मेमोरी लॉस इज़ नॉट डिमेंशिया। वन लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहती हैं डिमेंशिया पे? डिमेंशिया इज़ नॉट जेनेटिक and every memory loss is not dementia. Perfect. So hereditary नहीं है और हम उसको बचा सकते हैं, प्रिवेंशन की स्टेप्स ले सकते हैं। So थैंक यू डॉक्टर लवलीना, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, एंड आई थिंक इट्स एन आई ओपनर फॉर मोस्ट ऑफ अस। डिमेंशिया के बारे में हम लोग इतना बात नहीं करते, इसको एक टैबू की तरह ट्रीट करते हैं, नहीं उसको डिस्कस करना चाहते। बट आई थिंक आज आपने जैसे काफ़ी सारी मिथ्स को हटाया है, तो आई एम होपफुल कि हमारे व्यूअर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू, एंड जुड़े रहिए हमारे चैनल से। विल मीट यू अगेन। थैंक यू।